हासिल व महसूल। किसी अपने की मौत इंसान को पल भर में किस तरह खाक कर देती है, ये कोई इमामा से पूछता। वसीम और साद की मौत ने उसे बताया था कि मारती तो मौत ही है, और जैसी मार वो इंसान को देती है कोई और तकलीफ नहीं देती। आबे हयात पीकर भी इंसान अपनी मौत ही रोक सकता है, पर उनको जाने से कैसे रोक सकता है जो जान से भी प्यारे होते हैं। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में थी। उसके यहाँ पहला बच्चा होने वाला था। वो 7वें आसमान पर थी, क्योंकि जन्नत पांव के नीचे आने वाली थी। नेमतें थीं कि गिनी ही नहीं जा रही थी। 3रा महीना था उसकी प्रेगनेंसी का, जब एक रात सालार ने उसे नींद से जगाया था। वो समझ नहीं पाई थी कि वो उसे नींद से जगाकर क्या बताने की कोशिश कर रहा था, और शायद ऐसी ही कैफियत सालार की थी, क्योंकि उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे किन अल्फाज में इतने बड़े नुकसान की इत्ला दे। इससे पहले सिकंदर उस्मान और वो यही डिस्कस कर रहे थे कि इमामा को इत्ला देनी चाहिए या इस हालत में उससे ये खबर छुपा लेनी चाहिए। सिकंदर उस्मान का ख्याल था इमामा को ये खबर अभी नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन सालार का फैसला था कि वो उससे इतनी बड़ी खबर छुपाकर सारी उम्र के लिए उसे किसी रंज में मुब्तला नहीं कर सकता। वो वसीम से फोन और मैसेज के जरिए वैसे भी राब्ते में थी। ये मुमकिन ही नहीं था कि उसे एक आध दिन में उसके बारे में इत्ला ना मिल जाती। वो दोनों कादियानियों की एक इबादतगाह पर होने वाली फायरिंग में दर्जनों दूसरे लोगों की तरह मारे गए थे, और इमामा चंद घंटे पहले एक पाकिस्तानी चैनल पर यह न्यूज देख चुकी थी। वो इस जानी नुकसान पर रंजीदा भी हुई थी, एक इंसान के तौर पर, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन लोगों में उसके वो इतने करीबी लोग भी शामिल थे। उसे शुबा होता भी कैसे, वो इस्लामाबाद की इबादतगाह नहीं थी, दूसरे शहर की थी। साद और वसीम वहां कैसे पहुंच सकते थे, और वसीम तो बहुत कम अपनी इबादतगाह में जाता था। वो अगले कई घंटे गुमसुम आंसू बहाए बगैर, सालार के किसी सवाल और बात का जवाब दिए बगैर एक बुत की तरह वहीं बिस्तर पर बैठी रही थी, यूं जैसे इंसान नहीं बर्फ की सिल बन गई थी, और बर्फ की सिल नहीं, जैसे रेत की दीवार थी जो ढह गई थी। उसे लगा था वो अब कभी जिंदगी में अपनी उंगली तक नहीं हिला सकेगी, पांव पर खड़ी नहीं हो सकेगी, सांस नहीं ले सकेगी, जी नहीं सकेगी। कोई ऐसे तो नहीं जाता। ऐसे उसकी हालत देखकर सालार को शदीद पछतावा हुआ था। उसने सिकंदर उस्मान की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की थी, उसे अब समझ में आया था। सालार ने अपने एक डॉक्टर कजन को बुलाया था घर पर ही उसे देखने के लिए। इसके बाद क्या हुआ था इमामा को ठीक से याद नहीं था। सालार को लम्हा लम्हा याद था। वो कई हफ्ते उसने उसे पागलपन की सरहद पर जाते और वहां से पलटते देखा था। वो चुप होती तो कई कई दिन चुप ही रहती, यूं जैसे उस घर में मौजूद ही नहीं थी। रोती तो घंटों रोती, सोती तो पूरा दिन और रात आंखें नहीं खोलती, और जागती तो 2-2 दिन बिस्तर पर चंद लम्हों के लिए भी लेटे बगैर लाउंज से बेडरूम और बेडरूम से लाउंज के चक्कर काटते काटते अपने पांव सुजा लेती। यह सिर्फ एक मौजज़ा था कि इस जहनी हालत और कैफियत में भी जबरील को कुछ नहीं हुआ था। वो जैसे ये फरामोश ही कर बैठी थी कि उसके अंदर एक और जिंदगी परवरिश पा रही थी। जहन यादों से निकल पाता तो जिस्म को महसूस करता, और वहशत जब कुछ कम हुई थी तो उसने सालार से पाकिस्तान जाने का कहा था। उसे अपने घर जाना था। सालार ने उससे यह सवाल नहीं किया था कि वो किस घर को अपना कह रही थी। उसने खामोशी से 2 सीटें बुक करवा ली थी। मुझे इस्लामाबाद जाना है, उसने सालार के पूछने पर कहा तो सालार ने बहस नहीं की थी। अगर उसके घर वालों से मुलाकात उसको नॉर्मल कर देती
तो वो इस मुलाकात के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हाशिम मुबीन उनके हमसाए थे। उनके घर में आने वाली कयामत से सालार सिकंदर का खानदान बेखबर नहीं था। उन्होंने हाशिम मुबीन के घर जाकर उनसे दूसरे बहुत लोगों के साथ ताजियत की थी। इस सदमे में भी हाशिम मुबीन ने बेहद सर्दमहरी के साथ उनकी ताजियत कबूल की थी। सिकंदर उस्मान को उम्मीद नहीं थी कि वो इमामा से मिलेंगे। उन्होंने सालार से अपने खदशात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन इमामा को जिस हालत में उन्होंने देखा था वो सालार को एक कोशिश कर लेने से रोक नहीं सके थे। हाशिम मुबीन ने ना सिर्फ फोन पर सिकंदर उस्मान से बात करने से इनकार किया था, बल्कि सालार को उनके घर पर गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया। सिकंदर उस्मान और वो दोनों मायूसी के आलम में वापस आ गए थे। सालार उसके सामने बेबस था, लेकिन वो पहला मौका था जब उसने इमामा के सामने हथियार नहीं डाले थे। उसने इमामा को उसके घर जाने की कोशिश भी नहीं करने दी थी। तुम्हें अगर घर जाना है तो पहले अपने बाप से बात करो, वो इजाजत दें तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बगैर इजाजत के वहां गेट पर गार्ड्स के हाथों जलील होने के लिए नहीं भेज सकता। उसके रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद सालार नहीं पिघला था। इमामा ने अपने बाप से फोन पर बात करके इजाजत लेने की हामी भर ली थी, मगर इस फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया था। जो चीज सालार उसे नहीं समझा सका था वो उस फोन कॉल में हाशिम मुबीन ने समझा दी थी। ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जिन लोगों के साथ जा बैठी हो उन्हीं लोगों ने जान ली है मेरे दोनों बेटों की, और तुम अब मेरे घर आना चाहती हो, कातिलों के साथ मेरे घर आना चाहती हो। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते और उसे गालियां देते रहे थे। तुम लोग और हम लोग, फर्क कितना बड़ा था इमामा को याद आ गया था। आज भी इस सब के बाद भी इस गम के साथ भी उसे पछतावा नहीं था कि उसने वो मजहब छोड़ दिया था। उसे याद आया था एक बार उसके बाप ने कहा था वो एक दिन गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आकर माफी मांगेगी, और वो आज यही करने जा रही थी। पर क्यों करने जा रही थी? खून का रिश्ता था, तड़प थी, वो खिंची थी उनकी तरफ। अब जब उसे उनसे पहले की तरह जान का खौफ नहीं रहा था, पर खून का रिश्ता सिर्फ उसी के लिए क्यों था? तड़प थी तो सिर्फ उसको क्यों थी? शायद उसके लिए उसके पास इन लोगों के सिवा और कोई खूनी रिश्ता नहीं था। वो अपने लोगों के पास थे, उसके पास सालार था, लेकिन वो खूनी रिश्ता नहीं था, मोहब्बत का रिश्ता था। खून जैसी तड़प पैदा होने के लिए अभी उसको कई साल चाहिए थे। सोचने समझने की सारी सलाहियतें माऊफ होने के बावजूद उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जो गम उसे वहां खींच कर लाया था वो गम उस घर में जाकर पछतावे में बदल जाता। हाशिम मुबीन की मजीद कोई बात सुनने की बजाय उसने फोन रख दिया था। इसके बाद वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उस घर में और इस दुनिया में अब उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं रहा था। इस घर में सिर्फ वसीम उसका था और वसीम जा चुका था। वो एक खिड़की जो पिछवाड़े में खुली थी ठंडी हवा के लिए, वो आंधी के जोर से बंद हो गई थी। अब उस खिड़की को दोबारा कभी नहीं खुलना था। वो सालार सिकंदर के साथ वापस न्यूयॉर्क लौट आई थी। वो समझ रहा था वो नॉर्मल हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ वक्त लगना था। इमामा भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहां मौजूद तन्हाई ने इमामा के आसाब को एक बार फिर मफलूज करना शुरू कर दिया था। सालार पीएचडी कर रहा था और साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में हफ्ते में 3 दिन के लिए पार्ट टाइम काम करता था। वो सुबह 5 बजे घर से निकलता था और रात को कहीं 8-9 बजे उसकी वापसी होती थी।
और वापसी पर वो इतना थका हुआ होता था कि 1-2 घंटे टीवी देखकर खाना खाकर वो दोबारा सो जाता। इमामा 12-14 घंटे एक बेडरूम के 8वीं मंजिल के इस अपार्टमेंट में बिल्कुल तन्हा होती थी, और तन्हाई का ये दौरानिया सालार के घर आ जाने के बाद उसके सो जाने पर और बढ़ जाता था। एक बेडरूम, एक लाउंज और किचन एरिया के अलावा जहां कुछ भी नहीं था जहां वो जाकर कुछ वक्त गुजार सकती। घर का काम भी बहुत मुख्तसर था क्योंकि घर छोटा था, नींद उसे आती नहीं थी और घर में कोई मशगला नहीं था सिर्फ सोचने के अलावा। वसीम उसके जहन से नहीं निकलता था। वो रोज अपने फोन में मौजूद उसके और अपने मैसेजेस को, जो सैकड़ों की तादाद में होते, बैठकर पढ़ना शुरू करती और फिर घंटों उसी में गुजार देती। उसे वो सैकड़ों मैसेजेस अब जैसे जुबानी हिफ्ज हो चुके थे, लेकिन पता नहीं खुद अजियती की वो कौन सी सीढ़ी थी जिस पर बैठी वो हर रोज एक ही काम भीगी आंखों के साथ करती रहती थी। अपने वजूद के नाकारापन और जिंदगी की बेमानूयत इमामा हाशिम ने जैसे इस दौर में महसूस की थी, इससे पहले कभी नहीं की थी। उसका अपना वजूद उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। उसे वो कहां फेंक आती उसकी समझ में नहीं आता था। बिस्तर पर सुबह नींद से आंख खुलते ही उसे ये ख्याल आता था, एक और दिन, फिर वही रूटीन, फिर वही तन्हाई, वही डिप्रेशन। वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो गई थी। और सालार एक बार फिर अपने आप को बेहद बेबस महसूस करने लगा था। वो उसके लिए क्या करता उसकी समझ में नहीं आता था, जिससे वो फिर पहले जैसी हो जाती। 14 घंटे तक अपने कामों और सफर से ख्वार होने के बाद वो थका हारा घर आने पर भी इमामा के कहने पर कहीं भी चलने के लिए तैयार रहता था, और कहीं नहीं तो अपार्टमेंट के बाहर पार्क तक, लेकिन वो उससे कहीं जाने का कहती ही नहीं थी। वो सुबह सवेरे घर से उसके बारे में सोचते हुए निकलता और रात को जब घर वापस आने के लिए ट्रेन में बैठता तो भी उसके बारे में सोच रहा होता था। इमामा की ज़हनी कैफियत ने जैसे उसके आसाब शल करने शुरू कर दिए थे। जबरील की पैदाइश में अभी बहुत वक्त था और वो उसे इस जहन्नुम से निकालना चाहता था जिसमें वो हर वक्त नजर आती थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले ही एक रात इमामा ने कहा था, मुझे पाकिस्तान जाना है। क्यों? सालार को अपना सवाल खुद बेतुका लगा। वो बहुत देर चुप रही, यूं जैसे अपने अल्फाज जमा कर रही हो। फिर उसने जो कहा था उसने सालार का दिमाग भग से उड़ा दिया था। कल मैंने वसीम को देखा, वहां कुछ काउंटर के पास वो पानी पी रहा था। 2 दिन पहले भी मैंने उसे देखा था। वो उस खिड़की के पास सामने खड़ा था। बात करते करते उसकी आवाज भर आई और वो शायद अपने आंसुओं पर काबू पाने के लिए रुकी थी। मुझे लगता है मैं कुछ अरसा और यहां रही तो पागल हो जाऊंगी, या शायद होना शुरू हो चुकी हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। उसने चंद लम्हों के बाद दोबारा बात करनी शुरू की थी। वो अगर वाहमों का शिकार हो रही थी तो वो इस बात से वाकिफ भी थी और इससे फरार चाहती थी, तो ये जैसे एक मुस्बत अलामत थी। ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। मुझे सिर्फ चंद हफ्ते दे दो सब कुछ वाइंड अप करने के लिए। सालार ने जैसे लम्हों में फैसला किया था। उसका चेहरा देखते हुए इमामा ने नफी में सर हिलाया। तुम पीएचडी कर रहे हो, तुम कैसे मेरे साथ जा सकते हो? मैं पीएचडी छोड़ दूंगा, डॉक्टर की डिग्री जरूरी नहीं है, तुम और तुम्हारी जिंदगी जरूरी है, सालार ने जवाबन उससे कहा। कुछ कहने की कोशिश में इमामा की आवाज भर आई, वो कह नहीं पाई। उसने दोबारा बोलने की कोशिश की और इस बार वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। नहीं, तुम साथ नहीं आओगे। ये क्यों जरूरी है कि सारी जिंदगी तुम कुर्बानियां ही देते रहो मेरे लिए? अब पीएचडी छोड़ो, अपना करियर छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी है, कीमती है तुम्हारा वक्त।
तुम क्यों अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल मेरे लिए जाया करो? सालार ने कुछ कहने की कोशिश की। कोई और मौका होता तो उसका ये एतराफ उसको खुशी देता, लेकिन अब उसे तकलीफ हो रही थी। वो रोते हुए इसी तरह कह रही थी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं बेबस हूं। मैं कोशिश के बावजूद भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रही। और अब वसीम को देखने के बाद तो मैं और भी वो बोलते बोलते रुक गई थी। सिर्फ उसके आंसू और हिचकियां थी जो नहीं थमी थी। सालार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत काबिल हो। तुम मुझसे बेहतर औरत डिजर्व करते हो, मैं नहीं। आई एम अ वर्थलेस वुमन, आई एम नोबॉडी। तुम्हें ऐसी औरत मिलनी चाहिए जो तुम्हारे जैसी हो, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में सपोर्ट करे, मेरी तरह तुम्हारे पांव की बेड़ी ना बन जाए। और ये सब कुछ तुम आज कह रही हो जब हम अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बच्चा भी मर जाएगा। उसने अजीब बात कही थी। सालार ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ छुड़ा लिया। तुम क्यों इस तरह सोच रही हो? उसे कुछ नहीं होगा। सालार पता नहीं किसको तसल्ली देना चाहता था, लेकिन इस वक्त इमामा से ज्यादा उसकी अपनी हालत काबिले रहम हो रही थी। तुम बस मुझे पाकिस्तान भेज दो। इमामा ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर वही मुतालबा दोहराया था, मैं तुम्हें इस्लामाबाद नहीं भेजूंगा। सालार ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं वहां जाना भी नहीं चाहती। मुझे सईदा अम्मा के पास जाना है, मैं वहां रह लूंगी। वो उसकी बात पर हैरान हुआ था। सईदा अम्मा नहीं, तुम डॉक्टर साहब के पास चली जाओ। अगर वहां रहने पर तैयार हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूं। सालार ने यकदम कुछ सोचकर कहा था, ठीक है, मुझे उन्हीं के पास भेज दो। वो एक लम्हा के भी तामुल के बगैर तैयार हो गई थी। अगर तुम वहां जाकर खुश रह सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भेज देता हूं। वापस कब आओगी? वो पहला मौका था सारी गुफ्तगू में जब इमामा ने उससे नजर मिलाई थी। ये दिल बस ख्वारी का नाम है। इज्जत यूं उतार कर रखता है जैसे इज्जत कोई शय ही नहीं। बेइज्जती को इतना मामूली कर देता है कि इंसान आंख में पानी बनाकर रखने लगता है, पी जाने लगता है। वो सारी दुनिया को अपनी ठोकर पर रखने वाला मर्द था, और रस्सी डाली थी तो अल्लाह ने उसके गले में मोहब्बत की रस्सी डाली थी। रस्सी थी, जंजीर नहीं थी, लेकिन बेड़ी से ज्यादा बड़ी और कड़ी थी। इमामा को लगा था वो उससे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी, और नजरें मिलाकर करना ही क्या था? कुछ कहने के लिए लफ्ज ही नहीं थे। जो भी गिले थे उसे अपनी जात से थे। सारी खामियां अपने अंदर थीं। सालार को वो जैसे बदकिस्मती के इस चुंगल से आजाद कर देना चाहती थी, जिसमें वो खुद सालों से फंसी हुई थी, और शायद फंसा ही रहना था उसे। उसकी बेलौस बेमोल मोहब्बत का वो इतना सिला तो दे सकती थी उसे कि इस बदकिस्मती में उसे ना घसीटती, उसे आगे बढ़ जाने देती। वापस आ जाना। उसकी लंबी खामोशी को सालार ने मुख्तसर जुबान दी थी। मशवरा नहीं था, मिन्नत थी। ख्वाहिश नहीं थी, बेबसी थी, जो खत्म ही नहीं हो रही थी। इमामा ने उसकी बात खामोशी से सुनकर खामोशी से ही जवाब दिया था। वो एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान वापस चली आई थी, और जैसे किसी कैद से छूट आई थी। अमेरिका से वापस आने से पहले वो घर में पड़ी हुई अपनी एक एक चीज वहां से हटा आई थी, यूं जैसे रगड़ रगड़ कर सालार के घर और जिंदगी से अपने वजूद और यादों के सारे नकूश को मिटा देना चाहती हो। जैसे सालार की जिंदगी को हर उस नहूसत से पाक साफ कर देना चाहती हो जो उसके साथ उसके घर और जिंदगी में दाखिल हुई थी। वो वापस ना आने के लिए जा रही थी। सालार को इसका एहसास उसकी एक एक हरकत से हो रहा था।
لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دور ہو جائے لیکن ٹھیک ہو جائے۔ جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ مت جاؤ۔ وہ ٹیکسی کے آنے پر اس کا بیگ اٹھا کر بیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی اور اس نے ہینڈ کیری بھی دوسرے سامان کے ساتھ سالار کو تھمانے کی کوشش کی تھی۔ جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا، بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا تھا۔ بہت دیر سالار اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے رہا تھا، پھر اس نے بہت دل گرفتگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لمس امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ اس قید سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کرتا رہا تھا۔ کئی سال بعد وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سبط علی کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی اور اسے اس بار بھی پناہ مل گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے اور وہاں ان کے پاس آ کر کم از کم کچھ دنوں کے لیے امامہ نے یوں ہی محسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنہائی سے نکل آئی تھی، مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی، اور ڈاکٹر سبط علی، ان کی بیوی اور سیدہ اماں کی محبت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سالار اسے روز فون کرتا تھا، کبھی وہ کال ریسیو کر لیتی کبھی نہیں، کبھی وہ اس سے لمبی بات کرتی کبھی مختصر بات کر کے فون رکھ دیتی۔ پتہ نہیں کتنے دن تھے جو اس نے اسی طرح گزارے تھے، سوتے جاگتے یا پھر کبھی وہ گھر سے بے مقصد نکل پڑتی، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اور سارے شہر میں گھومتی پھرتی۔ چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر بھٹکا دیتے تھے، اس کی سوچ کو اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی لے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور نہر کے ساتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ شہر سے ہی باہر نکل آئے تھے۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سبزے پر نہر کے پانی پر بہتی بیکار چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی، یوں جیسے وہ بھی پانی پر بہنے والی بیکار چیز تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر چلتی رہی تھی، پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں موسم سرما میں نہر میں بہتا ہوا وہ پانی برسات کے پانی کی طرح تیز رفتار نہیں تھا، نہ ہی پانی اتنا زیادہ تھا، لیکن اس لمحے وہ اسے عجیب انداز میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یوں جیسے وہ اسے اپنے اندر اترنے کے لیے پکار رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس خنکی کو بھی بھول گئی تھی جو اس کے سویٹر اور شال کے باوجود اس کے جسم کو شل کرنے لگی تھی۔ نہر کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے اونچے لمبے درخت ہوا سے ہلتے تو ان کے پتوں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر نہر کے پانی پر پڑتی، لہجہ بھر کے لیے اسے روشن کرتی، غائب ہو جاتی۔ بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اسے کہا تھا کہ اسے اس پانی میں اترنا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے وہاں آگے نیچے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھا دیتی کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ یہ ذرا گٹھا تو بندھوا دے میرے ساتھ بیٹی۔ وہ ایک 70-80 سالہ دبلی پتلی سامری رنگت اور جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی جو ایندھن کے لیے وہاں درختوں کی گری ہوئی خشک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک چادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اسے مخاطب کر رہی تھی۔ وہاں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی کب اور کہاں سے یکدم نمودار ہوئی تھی۔ امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کچھ کہے بغیر نہر کے کنارے سے ہٹتے ہوئے اماں کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ گٹھا اتنا بڑا تھا
कि उसे यकीन था कि वो बूढ़ी औरत कभी भी उस गट्ठे को सर पर नहीं उठा पाएगी। लेकिन उस बुढ़िया ने इमामा की मदद से बड़े आराम से वो गट्ठा सर पर उठाया था। जरा मेरी बकरी की रस्सी मुझे पकड़ाना। उस बूढ़ी औरत ने अब दूर एक दरख्त के दामन में उगी घास चरती हुई एक बकरी की तरफ इशारा करते हुए इमामा से कहा था। इमामा को एक लम्हे के लिए तामुल हुआ, लेकिन फिर उसने जाकर थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद उस बकरी की रस्सी पकड़ ही ली थी। आप चलें, मैं साथ चलती हूं। कहां जाना है आपको? इमामा को ख्याल आया था कि वो इतने बड़े लकड़ियों के गट्ठर के साथ बकरी को कैसे थामेगी। बस ये यहां आगे ही जाना है, इधर सड़क पार करके दूसरी तरफ। बूढ़ी औरत ने नहर के सब्जे से निकलकर सड़क की तरफ जाते हुए हाथ के इशारे से उसे समझाया था। इमामा बकरी की रस्सी खींचती हुई चुपचाप उस औरत के पीछे चल पड़ी थी, जिसके पांव नंगे थे और एड़ियां खुरदरी और पैदल चल चलकर फट चुकी थी। इमामा ऊनी जुराबों के साथ बहुत आरामदेह कोट शूज पहने हुए थी। इसके बावजूद उस बूढ़ी औरत की सुबक रफ्तारी का सामना नहीं कर पा रही थी, जो यूं चल रही थी जैसे टाइल्स के फर्श पर या किसी मखमली कालीन पर चल रही हो। सड़क पार करते ही इमामा को 10-20 के करीब 2 झुग्गियां नजर आ गई थी, जिन्हें अम्मा अपना घर कह रही थी। वो झुग्गियां बस टेंटों पर मुश्तमिल नहीं थीं। लोगों ने अपनी झुग्गी के गिर्द सरकंडों की दीवारें खड़ी करके जैसे अहाते से बना लिए थे, जिनके फर्श को मट्टी और गारे से लेपा हुआ था। वो कुछ तामुल के साथ ऐसी ही एक झुग्गी के अहाते में बकरी की रस्सी पकड़े अम्मा के पीछे चली हुई दाखिल हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने अहाते के एक कोने में सर पर लादा हुआ गट्ठा उतार फेंका था और फिर दोनों हाथ कमर पर रखे जैसे उसने गहरे सांस लेते हुए अपनी सांस बहाल की थी। बकरी तब तक इमामा के हाथ से रस्सी छुड़ाकर सरकंडों की दीवार के साथ उस जगह पहुंच गई थी जहां उसे बांधा जाता था और जहां जमीन पर कुछ मुरझाई हुई घास फूस पड़ी थी। वो अब उस पर मुंह मारने लगी थी। अहाते की एक दूसरे हिस्से में मिट्टी के एक चूल्हे पर मिट्टी की एक हंडिया चढ़ी हुई थी, जिससे उठने वाली खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अहाता धूप से रोशन और गरमाया हुआ था। वहां नहर वाली ठंडक नहीं थी, एक आसूदा हरारत थी। वो जैसे किसी गर्म आगोश में आ गई थी। बूढ़ी औरत तब तक लकड़ियों का गट्ठा खोलकर इसमें से कुछ लकड़ियां निकालकर चूल्हे की तरफ आ गई थी। अरे तू खड़ी क्यों है अब तक? बैठकर दम तो ले। मेरी खातिर कितना चलना पड़ गया तुझे। मैंने कहा भी था मैं ले जाती हूं बकरी को, मेरा तो रोज का काम है। पैदा होते से करती आई हूं मेहनत मुशक्कत। पर तू तो शहर की कुड़ी है, तुझसे कहां होती है कोई मुशक्कत। उसने कहते हुए चूल्हे से कुछ फासले पर पड़ी एक चौकी को जैसे उसके लिए आगे खिसका दिया था। मैं भी मुशक्कत ही काटती आई हूं अम्मा, ये मुशक्कत तो कुछ भी नहीं। इमामा उससे कहते हुए आगे बढ़ आई थी। उसका ख्याल था बूढ़ी औरत ने उसकी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी थी। बस मुझे मुशक्कत नहीं लगती, तुझे लगती है, यही तो फर्क है। पर तेरा कसूर नहीं, सारा फर्क जवानी का है। जवानी में हर चीज मुशक्कत लगती है। बुढ़ापा खुद ऐसी मुशक्कत है कि बाकी मुशक्कतें छोटी बना देता है। उस औरत ने उसकी तरफ मुतवज्जो हुए बगैर कहा था। इमामा उसका चेहरा देखने लगी थी। वो इस हुलिये और इस जगह रहने वाली औरत से ऐसी बात की तवक्को नहीं कर सकती थी। आप पढ़ी लिखी हैं? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। बहुत ज्यादा। वो औरत इस बार भी चूल्हे ही की तरफ मुतवज्जो थी और इस बार भी उसने बात हंसकर ही कही थी, मगर लहजे में तमस्खुर था अपने लिए, जो इमामा तक पहुंच गया था। इमामा ने अगला सवाल नहीं किया था। वो अब इस हांडी और चूल्हे की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जिसके पास वो बूढ़ी औरत बैठी थी।
ईंटों से बने मिट्टी के चूल्हे पर रखी घिसी हुई पुरानी मिट्टी की हंडिया में साग अपने पानी में गल रहा था। उस बूढ़ी औरत ने नहर के किनारे से चुनी हुई झाड़ियां तोड़ तोड़ कर चूल्हे में फेंकना शुरू कर दिया। वो आग को इसी तरह भड़काए रखने की कोशिश थी। इमामा मिट्टी से लेपे हुए गर्म फर्श पर चूल्हे के करीब आकर बैठ गई। पांव से जुराबें और जूते उतारकर उसने अपने सर्द और सूजे हुए पैरों को धूप से गर्म फर्श पर जैसे कुछ हिद्दत पहुंचाने की कोशिश की थी। अम्मा इस उम्र में भी पंजों के बल बैठी लकड़ियों को तोड़ मरोड़ कर चूल्हे में झोंक रही थी। आग में लकड़ियों के तड़कने और चटकने की आवाजें आ रही थी। वो साग की हांडी से उठती भाप और इसमें पड़ते उबाल देखती रही। आदमी क्या करता है तेरा? वो अम्मा के इस अचानक किए हुए सवाल पर चौंकी, फिर बड़बड़ाई। क्या करता है? उसने जैसे याद करने की कोशिश की थी, फिर कहा, काम करता है। क्या काम करता है? अम्मा ने फिर पूछा। बाहर काम करता है, वो साग को देखते हुए बुड़बुड़ाई। परदेस में है, बूढ़ी औरत ने जवाबन कहा। वो भी अब उसी की तरह जमीन पर बैठ गई थी और उसने अपने घुटनों के गिर्द उसकी तरह बाजू लपेट लिए थे। हाँ, परदेस में है, वो इस तरह साग को देखते हुए बोली। तो तू यहां किसके पास है? ससुराल वालों के पास? नहीं। फिर? मैं किसी के पास नहीं हूं। साग पर नजरें जमाए उसने बेरब्त जवाब दिया। आदमी ने घर से निकाल दिया है क्या? उसने चौंक कर उस औरत का चेहरा देखा। नहीं। फिर तू लड़कर आई है क्या? नहीं। उसने बेसाख्ता सर हिलाया। तो फिर यहां किस लिए आई है? सकून के लिए, उसने बेइख्तियार कहा। सकून कहीं नहीं है। वो उस औरत का चेहरा देखने लगी। तो जो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसे दुनिया में क्या ढूंढना? उसने हैरत से उस औरत को देखा। वो गहरी बात थी और उस औरत के मुंह से सुनकर और भी गहरी लगी थी उसे, जो उस झुग्गी में बैठी आग में लकड़ियां झोंक रही थी। फिर बंदा रहे क्यों दुनिया में अगर बेसुकून रहना है? वो उससे ये सवाल नहीं पूछना चाहती थी जो उसने पूछा था। तो फिर कहां रहे? लकड़ियां झोंकती उस औरत ने एक लहजा के लिए रुककर उसे देखते हुए डायरेक्ट पूछा। वो कुछ लाजवाब होते हुए दोबारा साग को देखने लगी। तेरा आदमी कहता नहीं वापस आने को? पहले कहता था, अब नहीं कहता। उसने खुद भी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके आग में फेंकने शुरू कर दिए थे। बेचारा अकेला है वहां। वो एक लम्हे के लिए ठट गई। हाँ, उसने इस बार मध्यम आवाज में कहा। वो बूढ़ी औरत अब प्लास्टिक के एक शॉपर में पड़ा हुआ आटा एक थाली में डाल रही थी। तू अकेला छोड़कर आ गई है उसे। धूप में पड़े एक घड़े से एक गिलास पानी निकालते हुए अम्मा ने जैसे अफसोस किया था। वो बेमकसद आग में लकड़ियां फेंकती रही। तुझसे प्यार नहीं करता था। वो एक लम्हे के लिए साकत हो गई। करता था। उसकी आवाज बेहद मध्यम थी। ख्याल नहीं रखता था। साग से उठती भाप उसकी आंखों में उतरने लगी थी। उसे बड़े अरसे के बाद पता नहीं क्या क्या याद आया था। रखता था। आवाज और भी मध्यम हो गई थी। अम्मा अब उसके पास बैठी उस थाली में 2 रोटियों का आटा गूंद रही थी। रोटी कपड़ा नहीं देता था। उसने चादर से अपनी आंखें रगड़ी। देता था। वो अपनी आवाज खुद भी बमुश्किल सुन पाई थी। तूने फिर भी छोड़ दिया उसे। तूने भी अल्लाह से बंदे वाला मामला किया उसके साथ। सब कुछ लेकर भी दूर हो गई उससे। अम्मा ने आटा गूंदते हुए जैसे हंसकर कहा था। वो बोल नहीं सकी थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। पलकें झपके बगैर वो सिर्फ अम्मा का चेहरा देखती रही।
तुझे ये डर भी नहीं लगा कि कोई दूसरी औरत ले आएगा वो? नहीं। इस बार आटा गूंथते अम्मा ने उसका चेहरा देखा था। तुझे प्यार नहीं है उससे? क्या सवाल आया था। वो नजरें चुरा गई थी। उसकी चुप ने अम्मा को जैसे एक और सवाल दिया। कभी प्यार किया है? आंखों में सैलाब आया था। क्या क्या याद आ गया था। किया था। उसने आंसुओं को बहने दिया था। फिर क्या हुआ? अम्मा ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया था। नहीं मिला। सर झुकाए उसने आग में कुछ और लकड़ियां डाली। मिला नहीं या उसने छोड़ दिया? उसके मुंह में जैसे हरी मिर्च आई थी। उसने छोड़ दिया। पता नहीं साग हांडी में ज्यादा पानी छोड़ रहा था या उसकी आंखें, पर आग दोनों जगह थी। प्यार नहीं करता होगा, अम्मा ने बेसाख्ता कहा। प्यार करता था लेकिन इंतजार नहीं कर सकता था। उसने पता नहीं क्यों उसकी तरफ से सफाई दी थी। जो प्यार करता है वो इंतजार करता है। जवाब खटाक से आया था और उसकी सारी वजाहतों दलीलों के परखचे उड़ा गया था। वो रोते हुए हंसी थी या फिर शायद हंसते हुए रोई थी। क्या समझा दिया था उस औरत ने जो दिलो दिमाग कभी समझा नहीं सके थे उसे। उस आदमी की वजह से घर छोड़ आई अपना? अम्मा ने फिर पूछा। नहीं, बस वहां बेसुकूनी थी मुझे, इसलिए आ गई, उसने भीगे हुए चेहरे के साथ कहा। क्या बेसुकूनी थी? वो बरसती आंखों के साथ बताती गई। अम्मा चुपचाप आटा गूंथती रही। उसके खामोश होने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था। खामोशी का वो वक्फा बड़ा तवील हो गया था, बेहद तवील। अम्मा आटा गूंथने के बाद रखकर साग में डोई चलाने लगी थी। वो टांगों के गिर्द बाजू लपेटे साग को घुलते देखती रही। वहां नहर के किनारे क्यों खड़ी थी? अम्मा ने यकदम साग घोटते हुए उससे पूछा। उसने सर उठाकर अम्मा को देखा। बहुत बुज़दिल हूं अम्मा। मरने के लिए नहीं खड़ी थी। नम आंखों के साथ उसने जैसे खिलखिलाकर हंसते हुए उस बूढ़ी औरत से पूछा था। उसे जैसे अब समझ में आया था वो वहां से उसे यहां तक क्यों ले आई थी। उसके हंसने पर जैसे वो मुस्कुराई थी। उसके खस्ता हाल बोसीदा दांत दिखे थे। यानी तू तो बड़ी बहादुर है। मैंने बुज़दिल समझा, तू तो मेरे से भी बहादुर है फिर। नहीं, आपसे बहादुर नहीं हूं मैं तो बेहद कमजोर हूं, उस बकरी से भी कमजोर जिसको घेर के लाई हूं। इमामा ने कहा था। तुझे अपनी होने वाली औलाद का भी ख्याल नहीं आया? प्यार नहीं आता उस पर? उसकी आंखें एक बार फिर बरसने लगी थी। कोई इस तरह घर आदमी छोड़ता है जैसे तू छोड़ आई? मर जाते हैं बड़े बड़े प्यारे, मर जाते हैं, पर कोई एक प्यारे के मरने पर बाकियों को छोड़ देता है। बरसती आंखों के साथ इमामा ने उसकी बातें सुनी। वो वही कुछ कह रही थी जो उससे कोई भी पूछता, कोई भी कह देता, मगर वो किसी को वो जवाब नहीं देती थी जो उसने उस वक्त उस औरत को दिया था, जिससे उसकी जान पहचान तक न थी। बाज दफा इंसान दिल का वो बोझ जो अपनों के सामने हल्का नहीं करता, गैरों के सामने कर देता है। वो भी वहां जहां उसे यकीन हो वो राज दबा रहेगा, कभी निकल कर नहीं आएगा। मैं अब किसी से प्यार नहीं करना चाहती अम्मा। बूढ़ी औरत ने साग का ढकना उठाकर फिर डोई चलाई। मुझे लगता है जिससे भी मैं प्यार करती हूं वो मुझसे छिन जाता है। वो चीज मेरे पास नहीं रहती, तो फिर क्यों इस तकलीफ से गुजरूं मैं बार बार? क्यों मैं जिंदगी में ऐसे रिश्ते रखूं जिनसे बिछड़ना मुझे इतनी तकलीफ दे? उसने जैसे रोते हुए उस बूढ़ी औरत के सामने सीने की वो फांस निकाली थी जिसने उसका सांस रोक रखा था।
बार बार प्यार करूं, बार बार गंवा दूं, मैं अब इस तकलीफ से नहीं गुजर सकती। वो रोती जा रही थी, आंसू यूं निकल रहे थे जैसे आबलों का पानी। पता नहीं बूढ़ी औरत की आंखों में साग की भाप ने पानी छोड़ा था या उसके दर्द ने, लेकिन उसने भी अपनी खस्ता हाल मैली कुचैली चादर के पल्लू से अपनी आंखें रगड़ना शुरू कर दी थी। ये तू नहीं कर सकती, ये कोई इंसान भी नहीं कर सकता कि अपनों को इसलिए छोड़ दे ताकि उनके बिछड़ने की तकलीफ से बच जाए। एक एक करके बिछड़ रहे हैं तो दर्द झेल नहीं पा रही, सबको इकट्ठा छोड़कर दर्द झेल लेगी। उसने जो बात उससे पूछी थी, इसका जवाब इमामा के पास नहीं था, और अगर था भी तो वो उस जवाब को दोहराने की हिम्मत नहीं रखती थी। उस झुग्गी के अंदर मेरा 38 साल का जवान बेटा है। ठहरो जरा, मैं लेकर आती हूं उसे। तुम्हारी बातों में तो भूल ही गई थी मैं उसे। वो बूढ़ी औरत यकदम उठकर अंदर चली गई थी। चंद मिनटों के बाद वो एक रेड़ी नुमा ट्रॉली को धकेलती हुई बाहर लाई, जिसमें एक दुबला पतला मर्द एक बिस्तर पर लेटा हुआ कह कहे लगा रहा था, यूं जैसे वो मां की तवज्जो मिलने पर खुश था। उस औरत ने अगर उसे ये ना बताया होता कि उसकी उम्र 38 साल थी, तो इमामा उसे 18-20 साल का कोई लड़का समझती। वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से माजूर था, बात भी ठीक से नहीं कर पाता था, बस उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसता था और वो उसे देखकर हंस रही थी। उसने रेड़ी लाकर इमामा के करीब खड़ी कर दी थी और खुद रोटी पकाने बैठ गई थी। मेरा इकलौता बेटा है ये, 38 साल मैंने इसके सहारे गुजारे हैं। अल्लाह के सहारे के बाद वो पेड़ा बनाते हुए उसे बताने लगी थी, कोई और औलाद नहीं आपकी? उसके आंसू थमने लगे थे। 5 बेटे पैदा हुए थे, सब सेहतमंद, पर दिनों में खत्म हो गए। फिर ये पैदा हुआ तो शौहर ने कहा इसे किसी दरगाह पर छोड़ आते हैं, मैं नहीं पाल सकता ऐसी औलाद को, बड़ी जिम्मेदारी है, पर मैं कैसे छोड़ देती अपनी औलाद? मुझे तो प्यार ही बड़ा था इससे। बूढ़ी औरत ने रोटी अब उस तवे पर डाल दी थी जिससे कुछ देर पहले उसने साग की हंडिया उतारी थी। वो अब अपने बेटे को यूं पिचकार रही थी जैसे वो 38 साल का नहीं 8 माह का था, और वो भी इस रेड़ी के अंदर मां के पिचकारने पर अपने नहीफ व नजार आजा को इसी तरह सुकेड़ रहा था, खिलखिलाते हुए जैसे वाकई कोई नन्हा बच्चा था। शौहर 2-4 साल समझाता रहा मुझे, पर मैं नहीं मानी। अल्लाह ने दी थी औलाद, अल्लाह की दी चीज कैसे फेंक आती? इंसान की दी हुई चीज होती तो फेंक आती। कोई और बच्चा नहीं हुआ इसके बाद मेरे यहां। शौहर को बड़ा प्यार था मुझसे, पर उसे औलाद भी चाहिए थी। मेरा भी दिल चाहता था खुद ही निकल आऊं उसकी जिंदगी से, पर मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वहीं बैठी रही। दूसरी शादी से 10 दिन पहले खेतों में उसे सांप लड़ गया। लोग कहते थे मेरी आह पड़ी है, पर मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी उसको। मैं तो खुश ही रही जब तक उसके साथ रही। अम्मा की आंखों में पानी आया था, पर वो दुपट्टे से रगड़कर तवे पर फूलती हुई रोटी सेकने लगी। वो मर गया तो सारी जमीन जायदाद रिश्तेदारों ने छीन ली, बस बेटा मेरे पास रहने दिया। ये ठीक होता तो ये भी छीन लेते वो, पर मौला करम था, ये ऐसा था। 38 साल से इसका और मेरा साथ है। इसको शौहर के कहने पर दरगाह पर छोड़ आई होती तो मेरा क्या होता? अम्मा ने रोटी अजीब खुशी और सरशारी के आलम में उसके सामने रखी थी। कोई बोझ था जो इमामा के कंधों से हट रहा था, कोई कफल था जो खुल रहा था, कोई सहर था जो टूट रहा था। जो विछोड़ा अल्लाह दे उस पर सब्र कर, और खुद किसी को विछोड़ा ना दे। अल्लाह पसंद नहीं करता है ये।
उस औरत ने रोटी पर साग डालते हुए कहा था। गम बहुत बड़ा था मेरा अम्मा। उसने सर झुकाए पहला लुकमा तोड़ा। अल्लाह ने तुझे गम दिया, तूने अपने आदमी को। तू कौन सा अपना गम बस अपने अंदर रखकर बैठ गई थी। वो लुकमा हाथ में लिए बैठी रही, मुंह में नहीं डाल सकी। आंखें फिर धुंधलाई थीं। उसे सालार याद आया था। हाथ पर उसका मोहब्बत भरा लम्स याद आया था। उसकी मोहब्बत, उसकी इनायात याद आई थी और उस औलाद का ख्याल आया था जिसे उसने भी बड़ी दुआएं कर कर के मांगा था। और जब दुआ पूरी हो गई थी तो वो किसी भी चीज की कदर नहीं कर रही थी। उस बूढ़ी औरत के अहाते में बैठे उसे पहली बार वसीम पर सब्र आया था, साद पर सब्र आया था। वो उस दिन वहां से उठकर भागी थी। उसे अब घर जाना था, सालार के पास, और वापस घर आकर उसने खुद सालार को फोन करके वापस आने के लिए कहा था। वो हैरान हुआ था, शायद हैरान से ज्यादा परेशान हुआ था, मगर उसने उसकी टिकट कंफर्म करवा दी थी। वो जाने से पहले एक बार फिर उस बूढ़ी औरत से मिलने आई थी, उसके लिए कुछ चीजें लेकर। उसे बेहद कोशिश के बावजूद वो झुग्गी नहीं मिली थी। वो ड्राइवर के साथ आधा दिन नहर के उस किनारे उस झुग्गियों वाले इलाके को ढूंढती रही थी। ड्राइवर ने वो इलाका खुद नहीं देखा था, क्योंकि उस दिन वो उसे बहुत पीछे छोड़ के नहर किनारे उतरी थी और फिर वहां से पैदल ही वापस आई थी। लेकिन फिर भी वो जगह वहीं होनी चाहिए थी, उसी सड़क पर कहीं। मगर वहां वो झुग्गियां नहीं थीं, ना वो बूढ़ी औरत जिसके हाथ की रोटी और साग का स्वाद उसे अभी भी अपनी जुबान पर महसूस होता था, ना वो 38 साल की औलाद की मुशक्कत जिसने उस बूढ़ी औरत के लिए हर बोझ हल्का कर दिया था, और ना उस बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी औरत की बातें जिसने चाबियों की तरह उसके वजूद के कफ्ल और गुत्थियां खोलकर उसे आजाद किया था। 6 साल बाद बैरूनी गेट हमेशा की तरह घर में काम करने वाली मेड ने खोला था। ड्राइव वे पर गाड़ी खड़ी करते हुए सालार ने अभी ड्राइविंग सीट का दरवाजा ही खोला था जब हर रोज की तरह लॉन में खेलते उसके दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आ गए थे। 4 साला जिब्रील पहले पहुंचा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे उसने अपने बेटे का चेहरा चूमा था। वो पसीने से शराबूर था। अस्सलामु अलैकुम। गाड़ी में पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसने जिब्रील का माथा और चेहरा साफ किया, जो उसने बड़ी फर्माबरदारी से करवाया था। 2 साला इनाया तब तक हाँफती कांपती, शोर मचाती, गिरती पड़ती उसके पास आ गई थी। दूर से फैले उसके बाजुओं को देखकर वो कुछ और खिलखिलाई थी। उसने हमेशा की तरह उसे गोद में लिया था। बहुत जोर से उसे भेजने के बाद उसने बारी बारी बेटी के दोनों गाल चूमे थे। जिब्रील तब तक ड्राइविंग सीट का दरवाजा बंद कर चुका था। उसने इनाया को नीचे उतार दिया। वो दोनों बाप से मिलने के बाद दोबारा लॉन में भाग गए थे, जहां वो मेड की 2 बेटियों के साथ खेलने में मसरूफ थे। वो चंद लम्हे ड्राइव वे पर खड़ा अपने बच्चों को देखता रहा, फिर गाड़ी के पिछले हिस्से से अपना ब्रीफ केस और जैकेट निकालते हुए वो घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमामा तब तक उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आ चुकी थी। दोनों की नजरें मिली थी। वो हैरानी से उसके पास आते हुए मुस्कुराई। तुम जल्दी आ गए आज। उसने हमेशा की तरह उसे गले लगाते हुए उसके बालों को होले से सहलाते हुए कहा, हाँ, आज ज्यादा काम नहीं था तो ढूंढ लेते। वो जवाबन उसके हाथ से जैकेट लेते हुए हंसी। वो जवाब देने की बजाय मुस्कुरा दिया। अपने बेडरूम में बैठे उसने जब तक अपना ब्रीफ केस रखा और जूते उतारे, वो उसके लिए पानी ले आई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो उसके हाथ में पकड़ी ट्रे से गिलास उठा रहा था जब इमामा ने अचानक पूछा था। उसने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। हाँ बिल्कुल, क्यों? नहीं, मुझे थके हुए लगे हो,
اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ سالار نے جواب دینے کی بجائے گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ ان میں سے اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر شروع ہونے والی تھی۔ کنشاسا میں پچھلے کئی دن سے ہر روز اسی وقت بارش ہوتی تھی۔ دوپہر کے آخری چند گھنٹے 1-1.5 گھنٹہ کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف۔ چائے وہ امامہ کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے ہوئے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور 1 پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس، وہ مگ اور 1 بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس، وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے امامہ کو لان میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا۔ چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس نے باری باری جبریل اور عنایہ کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبریل نے بسکٹ لے کر جا کر نونو اور لویا کو دیے تھے۔ چاروں بچے ایک بار پھر سے فٹ بال کھیلنے لگے تھے۔ امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایات دینے لگتی۔ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک مکمل فلم۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے مگ پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لان میں نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ آئیڈیل پرفیکٹ لائف کا ایک منظر، اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے، اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن و مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے قاصر رہتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اسی آزمائش کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ کے طور پر لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور عنایہ کے ساتھ کھیلنے والی 4 اور 6 سال کی ان 2 سیاہ فام لاغر بچیوں پر پڑ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھیں۔ میڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا، ورنہ وہ گونبے کی بدحالی کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچپن کسی آسائش کے بغیر محنت و مشقت کر کے گزار رہی ہوتی، اور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل پھر کسی بے یقینی کا شکار ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسی مغربی نو آبادیات کے ایک نمائندے کے طور پر وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی 30 سالہ ملازمہ کو ڈرائیو وے پر کھڑے اپنی بچیوں کے کسی شاٹ پر تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا، بالکل ویسے ہی
जैसे लॉन के एक कोने में कुर्सी पर बैठी उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर खुश हो रही थी। हेडी ने खुद कभी बचपन नहीं देखा। वो पैदा होने के फौरन बाद बालिग हो गई थी। अफ्रीका के 90% बच्चों की तरह जिन्हें बचपन या बकाए जिंदगी में से कोई एक चीज ही मिल सकती थी। बचपन बहरहाल इन ऑप्शंस में से था जो प्रीमियम की लिस्ट में आते थे, और ऐसे ही एक ऑप्शन अपने बच्चों को देने के लिए हेडी सिंगल पेरेंट के तौर पर जान तोड़ मेहनत कर रही थी। वो उनके साथ इंसानियत के रिश्ते में मुंसलिक था। एक लंबे अरसे के बाद वो पहली बार वहां खड़ा अपनी औलाद का उस औरत की औलाद से मुआवजा कर रहा था। अपनी बीवी की जिंदगी और उस औरत की जिंदगी का मुकाबला कर रहा था। हालांकि वो आज वहां उस काम के लिए नहीं खड़ा था। उसका फोन बजने लगा था। एक गहरा सांस लेकर उसने फोन करने वाले की आईडी देखी। कॉल रिसीव करते हुए उसे अंदाजा था उस वक्त दूसरी तरफ वो किससे बात करने वाला था। उसे अपनी फैमिली की जिंदगी और इस्तीफे में से एक चीज का इंतखाब करना था। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कांगो पिछली कई दहाइयों से दुनिया में सिर्फ 5 चीजों की वजह से पहचाना जाता था। नंबर 1, खाना जंगी, जिसमें अब तक 45 लाख लोग जान गंवा चुके थे। नंबर 2, गुर्बत। यूएन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कांगो यूएन के 188 मुमालिक की फहरिस्त में 187वें नंबर पर था। नंबर 3, मादनी वसाइल, जिनके ज़खायर के लिहाज से कांगो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। नंबर 4, घने जंगलात, जहां पर कसरत से बारिशें होती थीं। नंबर 5, पस्ता कामत, पिग्मी पीपल, स्याफाम लोग। कांगो के इन जंगलात में सदियों से पाए जाने वाली इंसानों की एक ऐसी नस्ल मुहज़्ज़ब जमाने के वाहिद गुलाम, जिन्हें गुलाम बनाना कानूनन जायज है। और ये पहचान सिर्फ कांगो की नहीं थी। अफ्रीका के हर मुल्क की पहचान कमोबेश ऐसी ही चीजें बन चुकी हैं। एक छठी शनाख्त जो इन सब मुमालिक में मुश्तरका है वो मगरबी इस्तेमारियत की नई शक्ल है। वर्ल्ड बैंक, जो इन तमाम मुल्कों में गुर्बत को खत्म करने और बुनियादी इंसानी जरूरियात की फराहमी के लेबल के नीचे इन तमाम मुमालिक में अमेरिका और यूरोपीय मुमालिक को अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए अफ्रीका के कुदरती और मादनी वसाइल को गन्ने के रस की तरह निचोड़ने का मौका फराहम कर रहा है। कांगो में भी यही हो रहा था और पिछली कई दहाइयों से हो रहा था। 1960 में बेल्जियम की इस्तेमारियत से निजात हासिल करने के बाद कांगो ने 30 साल में कम से कम 20 बार अपना नाम बदला था। सारी जंग नाम रखने और नाम बदलने के बड़े मकसद के हसूल तक ही महदूद रही और बड़ी आलमी ताकतों अमेरिका और फ्रांस की पुश्तपनाही से खाना जंगी में तब्दील होती गई। एक ऐसी हौलनाक खाना जंगी जिसमें कांगो ने अपनी आजादी के 55 सालों में तकरीबन 45 लाख लोगों की जान गंवाई। 6.5 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में कोई घर और खानदान ऐसा नहीं बचा जो इस खाना जंगी से मुतासिर ना हुआ हो, जिसके किसी फर्द ने इस कत्लो गारत में जान ना गंवाई हो, या जिस्म का कोई हिस्सा ना खो बैठा हो, या जिसके खानदान की औरतों की इज्जत पामाल ना हुई हो, जिसके बच्चे और बच्चियां जिनसी ज्यादतियों का शिकार ना हुई हो, या चाइल्ड सोल्जर के तौर पर मुतहारिब ग्रुप्स के हाथों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हुए हों। ये दुनिया की मुहज़्ज़ब तारीख की वो पहली खाना जंगी थी जिसमें एक दूसरे से लड़ने वाले कबीले लड़ाई के दौरान इंसानों को कत्ल करते और उनका गोश्त खुराक के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। खाना जंगी दरियाए कांगो के गिर्द बसने वाले इस मुल्क के लोगों का कल्चर था, एक ऐसा कल्चर जो मुहज़्ज़ब दुनिया के मुहज़्ज़ब लोगों ने उन पर थोपा था। खाना जंगी के जरिए आलमी ताकतें कांगो की जमीन और मादनी वसाइल पर कब्जा करके वहां से अरबों रुपए की मादनियात अपने मुल्कों
اور اپنے معاشروں کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے لے جا رہی تھیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل کس کس طرح سے کر رہے تھے۔ اگر 45 لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریباً اتنی ہی تعداد بھوک، بیماری اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکی تھی۔ اور یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا جو معدنی وسائل کے ذخائر کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا، جس کی زمین کوبالٹ، پلاٹینم، یورینیم جیسی دنیا کی مہنگی ترین دھاتوں سے بھری ہوئی تھی۔ کانگو صرف ان دھاتوں سے مالا مال نہیں تھا، بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا۔ دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعزاز بھی کانگو کو ہی حاصل تھا، جو نہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا مالک تھا، بلکہ انہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربڑ بھی بھیجا جا رہا تھا۔ اور کانگو کی اسی زمین پر دنیا کے دوسرے بڑے بارانی جنگلات میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آبادی رہتی تھی جو اپنی گزر بسر شکار کر کے کرتی تھی، جن کے افراد آج بھی اپنے جسم درختوں کی چھالوں، پتوں یا جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپتے تھے، یا پھر وہ برہنہ رہتے تھے۔ 5 لاکھ کی وہ آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فرانس سے 2 گنا رقبے پر پھیلے ہوئے ان بارانی جنگلات میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے عددی اعتبار سے وہ کہیں بھی ان جنگلات کے قریبی آباد قصبوں میں آباد بانٹو قبیلے کے افراد پر غالب نہیں آ سکتی تھی، جو ہر لحاظ سے ان سے برتر تھے۔ وہ کانگو کے آئینی اور قانونی شہری تھے، جن کے پاس بنیادی حقوق، بنیادی ضروریات کا سامان اور بہتر زندگی کے وسائل تھے۔ ان بے مایا پست قامت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف وہ جنگل تھا جس میں وہ رہتے تھے، آپس میں شادیاں کر لیتے تھے اور ڈائریا، ملیریا جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے۔ ان کی زندگی کا دائرہ بس یہیں تک تھا۔ 2002 میں کانگو کی قائم مقام حکومت نے کچھ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں جنگلات سے لکڑی کی کٹائی کا ایک نیا قانون وضع کیا، اور اس قانون کے تحت کانگو کی حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ جنگلات میں رہنے والے قبیلوں اور آبادیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے جنگل کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی تھی۔ ورلڈ بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے نہ صرف اس فریم ورک کو سپورٹ کیا، بلکہ کانگو کی حکومت کو مالی وسائل فراہم کیے تاکہ کانگو کے جنگلات کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے نشاندہی کی جائے کہ کس زون میں درخت کاٹے جائیں گے اور کس حصے کو صنعتی مقاصد کے لیے، جنگلی حیات کی بقا کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نیشنل پارک کی صورت میں تبدیل کر کے انسانی رہائش کے لیے ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ ورلڈ بینک نے UN کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگو میں ان جنگلات کو تباہی کے ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا آغاز کر دیا تھا۔ سالار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو پہنچا، تب تک اس منصوبے کو 3 سال ہو چکے تھے۔ سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے کس طرح استعمال کرنے والا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ ایباکا سے پہلی ملاقات کے بعد